कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 61। आज के लेक्चर में हम होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और दो नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसा कि शायद प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि टर्म टेस्ट के दिन में हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर जो फ्रेश लेक्चर है इसका बर्डन कम हो, यानी हम नई चीज़ें पढ़ेंगे ज़रूर, अपनी आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन बर्डन कम, ताकि आप अपना ज़्यादा फोकस टर्म टेस्ट के ऊपर कर सकें। तो इसलिए मैंने सिर्फ दो छोटे से एरिया सेलेक्ट किए हैं आज नए कंसेप्ट के तौर पे। इसके अलावा हम प्रीवियस केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करेंगे। हम आज के जो एरियाज़ हैं कैश और ट्रेड पेबल्स है, और मैं चाह रहा हूँ लेक्चर में थोड़ा सा तरतीब चेंज कर लें। हम जो कंसेप्ट हैं वो पहले कवर कर लेते हैं और फिर इसके बाद केस स्टडीज़ की तरफ चलेंगे। कंसेप्ट छोटे हैं, जल्दी कवर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई जी 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 स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि बैंक कंफर्मेशन के प्रोसीजर में कहीं एक जगह पे लिखा हुआ है चेक वेदर बैंक हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म के अलावा और क्या क्वेश्चंस होते हैं जो हम बैंक से पूछ सकते हैं? देखिए, क्वेश्चंस और भी बहुत से हो सकते हैं। बैंक में से क्लोजिंग बैलेंस हम पूछते ही हैं, इसके अलावा कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी हम बैंक से ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि आप बैंक से कोई क्लाइंट ने लोन लिया हुआ है, अगर कोई लोन लिया हुआ है, आपको पता है तकरीबन प्रैक्टिस में हर कंपनी ने बोरिंग की होती है, लोन लिया होता है। तो लोन लिया हुआ है तो उसका रीपेमेंट शेड्यूल क्या है, ताकि हम करंट नॉन करंट की क्लासिफिकेशन कर सके। उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, ताकि हम इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस देख लें सही रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। उस पर चार्जेस वगैरह कौन से सिक्योरिटीज के तौर पे कौन से एसेट दिए गए हैं, ताकि हम उसका डिस्क्लोजर अगर इंश्योर करना है वो कर सकें। इसके अलावा भी और बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो हम बैंक कंफर्मेशन लेटर के जरिए से बैंक से कंफर्म कर सकते हैं। तो एक बड़ा असूल अपने जहन में रख लीजिए, बड़ा असूल, कि जब हम कंफर्मिंग पार्टीज को, कंफर्मिंग पार्टीज से मुराद बैंक्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स हैं, कंफर्मिंग पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं तो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस कंफर्म नहीं करते, बल्कि हो सके तो अदर इंफॉर्मेशन भी कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी? इसकी एक एग्जांपल मैंने दे दी। अगर आप इस सवाल का मजीद डिटेल में जवाब पढ़ना चाहते हो तो आप लर्निंग ये चैप्टर 14 में आइए। चैप्टर 14 में लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7। ठीक है, फ्री टाइम में कभी भी, आजकल परसों जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो ये पढ़ लीजिएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7। हाँ जी, ये आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैप्टर 14 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 आपको क्या बता रहा है कि जब हम किसी भी कंफर्मिंग पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस के अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे कंफर्म करवा सकते हैं। क्लियर जी मेरे भाई? ठीक है, मेरी सजेशन है कि जरूर पढ़िएगा ताकि जब चैप्टर 14 की तरफ हम पहुंचे तो उसमें आपको आसानी हो। एक दफा पढ़ लीजिए, कोई चीज समझ आई, आगे नहीं समझ आई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं लेनी, बस पढ़ लेना एक दफा। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक स्टूडेंट ने पॉइंट हाईलाइट किया, उन्होंने कहा सर एग्जामिनर कमेंट्स में एक जगह पे लिखा हुआ है कि कुछ वर्ड्स होते हैं इंश्योर, वेरीफाई, कंफर्म, तो एग्जामिनर ने कमेंट्स में लिखा है स्टूडेंट इनको केयरलेसली कैजुअल वे में यूज करते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है और इसमें फर्क क्या है? देखिए, मैं आपको कहना क्या चाह रहा है, मैं दो प्रोसीजर आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन ये आया, क्वेश्चन फर्ज कीजिए किसी ने पूछा, बताइए इन्वेंट्री में एनआरवी के सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताइए। ठीक है, अब मैं प्रोसीजर बताने लगा हूं। इंश्योर दैट इन्वेंट्री इज स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। क्या ये प्रोसीजर है कोई? ये कोई प्रोसीजर, इस तरह तो आपसे कोई भी कहा जाए ना किसी भी चीज को आप कैसे वेरीफाई करोगे, तो आप उसके स्टार्ट में लफ्ज वेरीफाई लगा दें, इंश्योर लगा दें। इंश्योर दैट बैंक बैलेंस इज करेक्टली स्टेटेड। क्या ये बैंक बैलेंस के सब्सटेंटिव प्रोसीजर है कोई? भाई यही तो बताना है कि कैसे हमने बैंक बैलेंस को इंश्योर करना है, चेक करना है। सेल्स के प्रोसीजर बताते हुए इंश्योर, वेरीफाई दैट सेल इज करेक्टली स्टेटेड, वेरीफाई दैट सेल इज कंप्लीटली स्टेटेड, वेरीफाई दैट प्रॉपर कट ऑफ इज मेड। इस तरह हर किसी भी एरिया का ये निंजा अप्रोच, आपको पता है कुछ स्टूडेंट एक्सपर्ट होते हैं निंजा अप्रोच डेवलप करने में, तो कोई एरिया बता दें, इन्वेंट्री का, फिक्स एसेट का, अब कुछ भी नहीं याद किया हुआ, असर्शन याद है तो क्या करें? वेरीफाई दैट फिजिकल एसेट्स एग्जिस्ट, वेरीफाई, कंफर्म दैट एसेट्स आर प्रॉपर्ली वैल्यूड, कंफर्म दैट, इंश्योर दैट प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज मेड इन नॉन करंट एसेट। यानी वो कहता है स्टूडेंट्स ने ऐसी अप्रोच बनाई होती है, इधर से असर्शन पकड़ते हैं, इधर से वो लफ्ज पकड़ते हैं और जोड़ देते हैं, ये बन गया ऑडिट प्रोग्राम। तो कह रहे हैं ऐसे नहीं, ये तो आप जनरलाइज वे में बता रहे हैं ना कि क्या भाई कैसे करना है, ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या करना है ये नहीं, ये क्या करना है ब्रॉड लेवल, क्या करना है जी सेल्स को वेरीफाई करना है, ये ब्रॉड लेवल। स्पेसिफिकली कैसे वेरीफाई करेंगे? सेल इनवॉइस को पकड़ेंगे, गुड डिस्पैच नोट को देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। इसलिए याद रखें, जब तक आपका प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट्स नहीं ना आते और जब तक ये नहीं आप बताते कि इन डॉक्यूमेंट्स पे आप क्या काम करेंगे, आपका प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता।
ठीक है, तो उसमें इस कमेंट में उसने हमें बड़ी अहम चीज बताई कि आपने जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बताने हैं, लिखने हैं, तो आपने ये अप्रोच नहीं करनी जैसे इंश्योर, चेक, कंफर्म के अल्फाज उठाए और असर्शन उठाए और मिला दिया, नहीं, बल्कि आपका प्रोसीजर स्पेसिफिक होना चाहिए। समझ आई ये बात? ये किसी जगह पे किसी क्वेश्चन के एग्जामिनर कमेंट्स में लिखा, मुझे क्वेश्चन याद नहीं, मैं स्टूडेंट से पूछा, क्वेश्चन नंबर 10 ना दे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया वो कहना क्या चाह रहा है। चलिए और कोई क्वेश्चन? जी जी। देखिए लफ्ज यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है ना कि आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे। लफ्ज इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम नहीं है, वेरीफाई का लफ्ज उसने ये नहीं कहा कि इस्तेमाल ही ना करें, उसने कहा उसको एक्सप्लेन करें कि आप उसको वेरीफाई किस तरीके से करेंगे, इंश्योर किस तरीके से करेंगे। सर अब देखिए जिस तरह ये लिखा हुआ है इंश्योर दैट एंटायर क्लास ऑफ एसेट हैज बीन गिवन। हाँ जी, तो इसमें इंश्योर के लफ्ज में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपने ये चेक करना है कि सारी क्लास ऑफ एसेट्स रीवैल्यू हो, ये स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है। देखिए लफ्ज इस्तेमाल करना मना नहीं किया मैंने आपको कि इंश्योर वगैरह का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, इस्तेमाल कर सकते, आपने इसको वेल एक्सप्लेन करना है जिससे ये पता चले कि कैसे करना है, क्या करना है ये नहीं, ये बेसिक रूल ध्यान में रखिएगा, क्या करना है ये नहीं बताना, कैसे करना है ये बताना। और ये कैसे होगा, ये डॉक्यूमेंट्स का नाम जब आपके प्रोसीजर में आएगा तो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर क्या काम कर, किस चीज को चेक कर रहे हैं, ठीक है, इससे आपका प्रोसीजर बनेगा। जी हाँ बिल्कुल, एक और कमेंट्स में ये क्वेश्चन है, अच्छा उसी क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है, वरना मैं इसको इतना टाइम ना लगाता इस इशू को, ठीक है, ये बहुत से कमेंट्स में उसने अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज डिस्कस की। और कोई क्वेश्चन जी? कोई क्वेश्चन नहीं, चलिए अब हम पहले आज का ये एरियाज कवर कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा पहले उसने जनरल बात लिख ली कि कैश में सबसे ज्यादा फोकस होता है एग्जिस्टेंस पे, और ये मैंने आपको पहले भी शायद जनरली एक जगह पे बता दिया था कि जनरल हम सारी एसेट्स एक जैसी अहम नहीं होती, जनरली एसेट्स में एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन ये एजर्शन मोर इंपॉर्टेंट होती हैं, और लायबिलिटीज में कंप्लीटनेस ये मोर इंपॉर्टेंट होती है। तो कैश का एरिया है, अब इसमें वैल्यूएशन तो जाहिर है 100 का नोट 100 का ही रहना है, नॉर्मली इसमें नॉर्मली वैल्यूएशन की प्रॉब्लम कोई नहीं होती, तो हमारा फोकस किसके ऊपर था, एग्जिस्टेंस के ऊपर। प्रैक्टिस में हम एक ही काम करते थे, एग्जाम में जाहिर है उसने वो नंबर आपको ज्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए एक ही काम करते, क्या ये रेंट पे जाके क्लाइंट की तिजोरियां खुलवाते थे और देखते थे कि उसमें कितना कैश पड़ा हुआ है, उसको गिनते थे और कैश वापस रख लेते थे। हाँ लेकिन एक रिस्क को कवर करने के लिए एक काम जरूर करते थे, क्लाइंट से एक्नॉलेजमेंट ले लेते थे कि सर हमने आपका कैश वसूल किया, काउंट करने के बाद पूरा वापस कर दिया। कहीं ऐसा ना हो क्लाइंट बाद में अपने सीएफओ को फोन करे सर स्टॉक चेक के लिए आए थे और कैश भी साथ ले गए, रिस्की है ना ये बात, हो सके बाद में साबित करना मुश्किल होगा, खासतौर पे बैंक्स का ऑडिट जो होता था ना उसमें हम ये काम जरूर करते थे। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, परफॉर्म फिजिकल वेरिफिकेशन एट ईयर एंड टू कंफर्म एग्जिस्टेंस ऑफ कैश, ठीक है, ईयर एंड पे फिजिकल वेरिफिकेशन परफॉर्म करें। आफ्टर द कैश काउंट ऑब्टेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ कैश रिटर्न, ये वही बात कर रहा है, कैश काउंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट ले ले कि आपने कैश वापस कर दिया। फिर कह रहा है कंपेयर द कैश बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट विद कैश बैलेंस एज पर बुक्स, ये बिला वजह के प्रोसीजर आगे 2-3 लिखे कि जैसे इन्वेंट्री में होता था ना, फिजिकल काउंट करने के बाद उसको हम बुक बैलेंस के साथ कंपेयर करते थे, फर्क तो नहीं है। तो इन्वेंट्री में तो चले कुछ हो सकता है कैश इन ट्रांजिट वगैरह, सॉरी गुड्स इन ट्रांजिट वगैरह हो, यहाँ पे कोई इतना ज्यादा कैश बैलेंस में फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी हम फिजिकल बैलेंस बुक बैलेंस को कंपेयर कर लेंगे। अगर दोनों में फर्क हुआ तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, सर ये किधर हो गया, क्या चोरी हो गया, किस जगह पे पड़ा हुआ बताइए। कंपेयर द कैश, फिर इफ एप्रोप्रिएट आइटर शुड इन्वेस्टिगेट ट्रीटमेंट ऑफ एनी मनी एडवांस टू एम्प्लॉय, अगर कुछ एडवांस दिया गया है, बाज़ का पेटी कैश का कंसेप्ट आपको पता है, ये छोटा मोटा कैश रखा होता है रोज 20, 25, 50 रुपए के खर्चे करने के लिए, क्योंकि हर खर्चा जो है वो बैंक के जरिए से नहीं होता, छोटे मोटे, आपने टैक्स में पढ़ा होगा शायद ये कि वो छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस हैं वो टैक्स वाले भी इजाजत देते हैं कि आप कैश से कर सकते हैं, वो पेटी कैश है। तो पेटी कैश में बाज़ का अगर फर्ज किया हमने कैश काउंट किया, पता चला कैश काम है, चाचा जी ने कहा वो तो मैं अखबार वाले ने कहा था अगले महीने का जो है ना एडवांस दे दीजिए, वो तो मैंने एडवांस में उसको दे दिया था 1000 रुपया, अब वो जो कि पेटी कैश है इसलिए इसकी बकायदा से लैदा एंट्री नहीं हुई होगी, तो हम इस तरह का जो है ट्रीटमेंट नोट कर लेंगे। परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट ऑन कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज नो अनरिकंसाइल्ड। अच्छा याद रखिएगा कट ऑफ टेस्ट सबसे ज्यादा परफॉर्म होता है सेल्स और परचेजेस पे, और सेल और परचेजेस का चूंकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है डेटर्स क्रेडिटर्स के साथ, इसलिए डेटर्स और क्रेडिटर्स के एरिया में भी आपको ये कट ऑफ ऑन सेल और परचेज का प्रोसीजर मिलेगा।
लेकिन इसके अलावा कैश की ट्रांजैक्शन और बैंक की ट्रांजैक्शन पे भी कट ऑफ प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। हाँ, पेमेंट वो प्रैक्टिस में ना वाउचर्स बनते हैं, ये कैश रिसीट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, बैंक रिसीट वाउचर, बैंक पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो वो उनको भी हमने कट ऑफ, ताकि जो कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन इस साल किया वो नेक्स्ट ईयर में ना जाए, ठीक है। थ्योरेटिकली ये कट ऑफ का प्रोसीजर आप हर एरिया पे लगा सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में हम ज्यादातर किन पे कर रहे थे? सेल्स पे, परचेजेस पे, कैश रिसीट, कैश पेड के ऊपर, ठीक है। नॉन करंट ऐसा चूंकि कभी कभार ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए उनका रिस्क होता नहीं है ट्रांजैक्शन अगले साल में चले जाएगी। रिस्क उनका होता है उन ट्रांजैक्शन का जो डेली बेसिस पे फ्रीक्वेंटली हो रही हो। नेक्स्ट, इंश्योर दैट करेंसी नोट्स ऑफ हाई डिनोमिनेशन आर रियल वन, कि इसमें कोई जाली नोट नहीं है, देख लीजिए। लेकिन याद रखें हम एक्सपर्ट नहीं है, अगर तो कोई ऐसा नोट होगा ना जिसके ऊपर ईद मुबारक लिखा होगा, वो तो हम पकड़ लेंगे कि जाली है। लेकिन अगर कोई ऐसा नोट है जो केयरफुली प्रिंट किया गया फेक नोट है, तो वो हम उसके एक्सपर्ट नहीं है। कह रहा है जितनी को आप चेकिंग कर सकते हैं, एहतियात कर सकते हैं, वो कर लें भाई। क्लियर है, कैश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा अहम प्रोसीजर नहीं है, ये एरिया नहीं है। हाँ, क्रेडिटर्स ये है, ये एक अहम एरिया है तो सही, लेकिन इसको पढ़ते हुए आपको एक चीज फील होगी, क्या? ये ट्रेड रिसीवेबल जैसा है, शाबाश, इसलिए मैंने आज ये सेलेक्ट कर लिया कि ये भी आपने कवर किया। लेकिन एक सबसे बड़ा फर्क, रिसीवेबल और पेएबल के एरिया में सबसे बड़ा फर्क है। हाँ शाबाश, किसी हद तक सही जवाब दिया, लेकिन थोड़ा ऑडिटर वाली लैंग्वेज बनी, कंसेप्चुअली ठीक है। हाँ, डेटर्स के एरिया में हमारे लिए सबसे अहम असर्शन होती है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, जबकि क्रेडिटर्स के एरिया में हमारे लिए सबसे अहम असर्शन होती है कंप्लीटनेस। इसलिए अगर कभी पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा ना डेटर्स या क्रेडिटर्स में से, तो अगर डेटर्स में से पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा तो क्या पूछेगा? वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। और क्रेडिटर्स में से पार्ट ऑफ द एरिया पूछेगा तो कंप्लीटनेस। चले अब देखते हैं, प्रोसीजर वन बाय वन स्टडी करते हैं और सोचते हैं कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो डेटर्स वाले एरिया में था, इसमें भी है, और कौन सा ऐसा है जो कि यहाँ पे नया है। सबसे पहले ऑब्टेन लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स फ्रॉम परचेज लेजर, इंश्योर दैट इट एग्रीज विद कंट्रोल अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये था उधर, समझ आ रहा है ना? सेल्स लेजर में इंडिविजुअल डेटर्स की लिस्ट होती है, उस लिस्ट को निकाला, परचेज लेजर की लिस्ट को निकाला, इनका टोटल करके देखा, कंट्रोल अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए। ये सब्सिडी लेजर और कंट्रोल अकाउंट, ये दोनों फर्क होते हैं। कंट्रोल अकाउंट टोटल की एंट्री होती है, सब्सिडी लेजर इंडिविजुअल अकाउंट्स की, दोनों को मैच होना चाहिए। अगर मैच ना हो तो फिर एक नई रिकंसिलिएशन बनती है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की सेल्स लेजर के साथ, ठीक है, क्रेडिटर कंट्रोल अकाउंट की परचेज लेजर के साथ, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोसीजर हमने पहले भी पढ़ा था, सिर्फ उसने डेटर्स क्रेडिटर्स अल्फाज चेंज किए। सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ क्रेडिटर्स फ्रॉम परचेज लेजर एट ईयर एंड एंड परफॉर्म ए ट्रेड पेबल सर्कुलराइजेशन। दैट इज सर्कुलराइजेशन किसको कहते हैं? कंफर्मेशन भेजने को। उसने क्या भी दिया? डायरेक्ट कंफर्मेशन डायरेक्ट होती है, इनडायरेक्ट थोड़ी होती है। परफॉर्म अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स एंड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर इन केस ऑफ एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड। आपको पता है ये तीन ही सिचुएशन हो सकते हैं। पहली सिचुएशन लेटर भेजेंगे, एग्री होके आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन लेटर भेजेंगे, डिसएग्री होके आ जाएगा। तीसरी सिचुएशन जवाब ही नहीं आएगा। तो उसने कहा अगर तो एग्री होके आ गया तो बेहतरीन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर जवाब आया ही नहीं, अल्टरनेटिव और आया, और अगर फर्क था, एडिशनल प्रोसीजर। ये भी पहले पढ़ा हुआ था। एग्जामिन सब्सिक्वेंट पेमेंट्स टू क्रेडिटर, सब्सिक्वेंट पेमेंट्स का वहां पे रिसीट था। अच्छा, ये एक ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रोसीजर है ये कौन सा है कि सैंपल कहां से सिलेक्ट किया जा रहा है? सैंपल कहां से सिलेक्ट किया? रिकॉर्डेड अमाउंट से या कैश का? ये रिकॉर्डेड अमाउंट का सैंपल सिलेक्ट करके बाद में देखा है कैश, क्योंकि अगर बाद वाला कैश सिलेक्ट करके देखे रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, वो कौन सी कंप्लीटनेस होती? वो तो नीचे उसने प्रोसीजर लिखे हुए हैं कंप्लीटनेस के लाता से। तो यहां पे उसने क्लियरली नहीं किया हुआ कि सैंपल किसका सेलेक्ट करके किसके साथ कंपेयर किया। इसको लिखना चाहिए था क्लियरली, ठीक है। एग्जामिन सब्सिक्वेंट पेमेंट टू क्रेडिटर की बजाय लिखता है सेलेक्ट ए सैंपल ऑफ क्रेडिटर्स एट ईयर एंड एंड एग्जामिन वेदर दे हैव बीन पेड सब्सिक्वेंटली। ये ज्यादा बेहतर होता, लेकिन बहरहाल फिर भी इससे भी आपको पता होना चाहिए कि दो डायरेक्शंस होती है ना हमारे प्रोसीजर परफॉर्म करें। ए टू बी जाए तो असर्शन कुछ और होती है, और बी टू ए आए असर्शन कुछ और होती है। तो ये भी प्रोसीजर था, डेटर्स में भी था, मुझे याद है। इंश्योर दैट पेबल आर करेक्टली क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई पे, इसमें क्या क्लासिफिकेशन चेक करनी होती है हमने?
करंट और नॉन करंट हो सकता है। वैसे नॉर्मली ट्रेड क्रेडिटर करंट होते हैं, लेकिन कभी कभार नॉन करंट भी होता है, कोई रीस्ट्रक्चरिंग की होती है, कोई डेटर के साथ पे नहीं कर पाते, निगोशिएशन की होती है, ठीक है, तो नॉन करंट भी हो सकते हैं रेयर केस में। डेटर्स में ये था क्लासिफिकेशन वाली बात, चलिए गुड, ठीक है। फिर इंक्वायर अबाउट पेबल्स टू रिलेटेड पार्टी, अगर कोई पेबल है रिलेटेड पार्टी को, कंपनी के एम्प्लॉयज को, डायरेक्टर्स को या एसोसिएटेड कंपनी से, उसको भी इंक्वायर करो। क्यों मतलब इंक्वायर करो? क्योंकि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर को हमने अलहदा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना होता है, ट्रांजैक्शन और बैलेंसेस को। रिलेटेड पार्टी को क्यों इंक्वायर कर रहा है? क्योंकि रिलेटेड पार्टीज की ट्रांजैक्शंस और बैलेंसेस को खास तौर पे अलहदा से डिस्क्लोज करना होता है, खास तौर पे अलहदा से डिस्क्लोज करना होता है। क्यों? ये छोटा सवाल है, 20 रुपए वाला। क्यों करना होता है? इंसेंटिव ना दी। ऑडिटर के लिए क्यों अहम है ये प्रोसीजर? इसमें रिस्क ज्यादा है और रिस्क ज्यादा है, और ये क्वालिटेटिवली मटेरियल है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन याद है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में दो बातें जहन में रख लें, रिस्क ज्यादा है और ये क्वालिटेटिवली मटेरियल है। ये दो बातें एग्जाम में काम आएंगी। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, रिस्क, क्यों ऑडिटर इसमें इंटरेस्टेड होता है? दो रीजन, रिस्क ज्यादा है, क्वालिटेटिव मटेरियल होती है। अच्छा, ये रिलेटेड पार्टी वाला प्रोसीजर उधर नहीं था, डेट था उधर भी था, चलिए ठीक है, बेहतरीन हो गया, तो सारा पड़ा हुआ है। फिर इसका मतलब रिव्यू द कंट्रोल काउंट एंट्री शॉर्टली बिफोर एंड आफ्टर द ईयर एंड फॉर अनयूजुअल आइटम्स एंड इन्वेस्टिगेट देम। कंट्रोल काउंट से पहले, क्योंकि आपको पता है ज्यादातर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कब होती हैं? ईयर एंड पे। तो क्लियर ये बात? वो कह रहा है चेक कर लीजिए कि कहीं साल खत्म होने से 2 दिन पहले बड़ी एंट्री डाली और साल खत्म होने के बाद उसको रिवर्स कर दिया फ्रॉडलेंट, ताकि इस साल के रिजल्ट्स चेंज किए जा सके। और रिवर्सल जरूर करते हैं बाद में, क्योंकि इन्हें पता होता है रिवर्स ना किया तो ऑडिटर पूछेगा कि ये सेटल क्यों नहीं अभी तक। फेक एंट्रीज होते हैं ना, कभी फेक डेटर्स क्रिएट करना आसान तरीन काम है, लेकिन उससे कलेक्शन तो कभी नहीं आएगी ना। तो ऑडिटर कंफर्मेशन लेटर सेंड करता है, कब नहीं आता इन्वेस्टिगेट, तो इसलिए क्लाइंट उस फेक सेल रिकॉर्ड करके समझ में जनवरी में रिवर्स कर देता है और कहता है सर ये तो वापस हो गई थी। हम कहते हैं अच्छा वापस हो गई थी तो कैसे वापस? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम सब्सिक्वेंट इवेंट की तरफ से हम कहते हैं वापस हो गई थी तो इसको रिवर्स करवाओ पहले, और दूसरा हमें रीजन भी बताओ, सिर्फ रिवर्स करवाने से बाद में रीजन, क्योंकि तो इसका मतलब शायद डिफेक्टिव इन्वेंट्री थी, तो अब बात डेटर से निकल के इन्वेंट्री में भी चली गई है। बहरहाल क्लाइंट चाल चलता है तो फिर एक चाल हम भी चलते हैं, हम आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिवर्स होने के बावजूद क्रिएट हुई, 4 दिन बाद रिवर्स होगी बड़ी ट्रांजैक्शन ईयर एंड के बाद, तो हम भी उसको कहते हैं भाई इन्वेस्टिगेट करेंगे। रिव्यू एजिंग रिपोर्ट ऑफ क्रेडिटर टू आइडेंटिफाई लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिटर्स, क्या वो टैक्स वाला के, क्योंकि 3 साल से जो पुरानी लायबिलिटीज है वो रिवर्स कर, ये टैक्स में भी शायद कहते हैं, टैक्स में मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन बिजनेस लॉ में कंफर्म है कि अगर 3 साल तक आपका डेट ड्यू हो तो दूसरा बंदा लीगली रिकवर नहीं, वो आपकी लीगल लायबिलिटी नहीं रहती। चलिए ये सारे इसका मतलब है हमने पहले पढ़े हुए हैं तकरीबन। चलिए अब देखते हैं अहम वाले जो इसमें से पूछेगा, तो मेरा ख्याल है क्रेडिटर्स का पूछेगा तो कंप्लीटनेस में से पूछेगा। कह रहा है परफॉर्म कट ऑफ टेस्ट ऑन परचेजेस। सवाल मेरा बड़ा सादा सा है भाई, ये कट ऑफ टेस्ट परफॉर्म तो हो रहा है परचेजेस पे, ये क्रेडिटर्स में क्या करना है? तो उसका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप डबल एंट्री का जैसे, यानी अगर परचेजेस सही रिकॉर्ड हुई हैं तो इसका मतलब क्रेडिटर भी सही रिकॉर्ड हुआ, अगर परचेजेस गलत तो क्रेडिटर्स भी गलत, इसीलिए कर। इंस्पेक्ट पेंडिंग जीआरएन्स। पेंडिंग जीआरएन्स कौन सी होती हैं? गुड रिसीव्ड बट सप्लायर इनवॉइसेस नॉट रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड सप्लायर इनवॉइसेस नॉट। अच्छा मुझे ये बताइए, चीजें आ चुकी हैं, सप्लायर ने भी इनवॉइस दी, कभी कभार ऐसे हो जाता है, सप्लायर कहता है आप चीजें रिसीव करके मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दें, मैं उसके मुताबिक इनवॉइस आपको बना के दूंगा। इसकी रीजन ये होती है, इनवॉइस साथ नाफिज होने की प्रैक्टिकल रीजन बताता हूं। अगर सप्लायर ने 100 यूनिट्स भेजे ना तो वो उसमें कोई डिफेक्टिव हो सकता है, उसमें कोई खराब, तो ये कहता है कि क्लाइंट पहले चेक करके वसूल कर ले, फिर जितने की मुझे रिसीविंग रिपोर्ट देगा मैं उतने का बिल बना के भेजूंगा। ये ना मैं 100 भेजूं, एक भी खराब निकले 99, तो मेरी इनवॉइस पेंडिंग में चली जाएगी। तो पहले रिसीव गुड भेज दी जाती हैं, इनवॉइस बाद में भेजी जाती है। अच्छा इनवॉइस अगर हमने एक्सेप्ट कर ली, फर्ज कीजिए 98 एक्सेप्ट कर ली, 2 खराब थी, अब सप्लायर चला गया, अब वो 2-4 दिन के बाद इनवॉइस लेके आएगा। इन 2-4 दिनों में अगर 2-4 दिन 31 दिसंबर आ गया, क्या हमें परचेजेस, 3 सवाल पूछो। पहला सवाल, क्या हमें इन चीजों की परचेजेस रिकॉर्ड करनी चाहिए जो हम रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, और उनका हमने गुड सीड नोट भी बना के दे दिया, करनी चाहिए। अच्छा दूसरा सवाल, क्या कर सकते हैं? इनवॉइस नहीं है लेकिन क्या कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी हमें पता है और रेट पहले एग्री हो चुका होता है चीज खरीदने से पहले परचेज। लेकिन तीसरा सवाल, क्या
करते क्यों नहीं है? करनी चाहिए, कर भी सकते हैं, करते क्यों नहीं? ये रीजन नहीं है इनवाइस नहीं है। इनवाइस के बगैर भी हम कर तो सकते हैं, रिगार्ड ऑफ परचेज ऑर्डर हमारे पास है, ताकि लाइबिलिटी कम से कम हो। लाइबिलिटी कम, फाइनेंस का एक रूल होता है, अगर रिसीवेबल है ना जल्द से जल्द रिकॉर्ड कर लो, और पेएबल है जितना डिले हो सकता है करो। इस वजह से वो क्या करते हैं, हालांकि ये GRN रिसीव कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर सकती है कंपनी, लेकिन नहीं करती। क्यों नहीं करती? लाइबिलिटी डिले हो। तो हमने लाइबिलिटी, एसेट भी इंक्रीज हो सकता है बिल्कुल, लेकिन हो सकता है पीरियोडिक सिस्टम हो, एसेट उन्होंने ज्यादा कर दिया इंक्रीज और लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की। तो इसीलिए हमने एज ऑडिटर ये इंश्योर करना है कि जितनी भी पेंडिंग GRN है, पेंडिंग GRN से क्या मुराद है, 31 दिसंबर पे वो वाली गुड रिसीट नोट जिनकी चीजें आ चुकी हैं लेकिन इनवाइसेस नहीं आई, चीजें आ चुकी हैं इनवाइसेस नहीं आई, ठीक है। तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि वो रिकॉर्ड हो, क्योंकि वो परचेजेस हो चुकी हैं, गुड्स रिसीव हो गई, आपने लिख के भी दे दिया, परचेजेस हो गई। ये पेंडिंग GRN समझ आ गया, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको 2-4 दफा आपने बाद में भी पढ़ना है। आपसे रैंडमली मैं किसी भी दिन पूछ GRN क्या होता है तो आपको पता हो, ऐसी GRN है, ये गुड्स रिसीव हो गई हैं जिनकी इनवाइस रिसीव, इसलिए उन्हें पेंडिंग की लिस्ट में रखा होता है कंपनी ने। तो पेंडिंग GRN अकाउंटिंग के असूल के मुताबिक लायबिलिटी है। नेक्स्ट थर्ड, कंपेयर अकाउंट स्टेटमेंट सेंड बाय सप्लायर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। ये क्या है अकाउंट स्टेटमेंट? एक है, ये देखे दो चीजें होती है, एक बैंक कंफर्मेशन और बैंक स्टेटमेंट में फर्क पता है आपको? बैंक स्टेटमेंट दोनों भेजता बैंक ही है, जो क्लाइंट को हर महीने भेजता है वो बैंक स्टेटमेंट है, जो ऑडिटर को भेजता है बैंक कंफर्मेशन। इसी तरह जिस तरह बैंक का मंथली बेसिस पे स्टेटमेंट भिजवाता है ना, कंपनी के डेटर्स और क्रेडिटर्स भी मंथली स्टेटमेंट भिजवाते हैं, उन्हें बैंक की बजाय अकाउंट स्टेटमेंट कहते हैं, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। जो बैंक के डेटर्स, हर कंपनी मंथली बेसिस पे अपने डेटर्स और क्रेडिटर्स को अकाउंट स्टेटमेंट भिजवाती है। हमने उन अकाउंट, लेकिन इसको आपने कंफर्मेशन लेटर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। अकाउंट स्टेटमेंट वो है जो कंपनी से एक दूसरे को भिजवाती है, ताकि अपना जो लेना देना एक दूसरे के साथ उसको रिकंसाइल करके आगे चल सके, और जो कंफर्मेशन लेटर है वो ऑडिटर भिजवाता है। तो यहां पे प्रोसीजर क्या कह रहा है वो, कंपेयर अकाउंट स्टेटमेंट सेंड बाय सप्लायर विद देयर रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, कि सप्लायर ने जो अकाउंट स्टेटमेंट सेंड की है वो देखा जाए कंपनी की बुक्स में जो सप्लायर का लेजर अकाउंट है ना, वो परचेज लेजर में, उसके क्लोजिंग बैलेंस के साथ मैच करता है कि नहीं। मैच करना चाहिए, पर अगर मैच नहीं करता तो इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, उसकी रिकंसिलिएशन बननी चाहिए, बिल्कुल वही जैसे बैंक में करते हैं। बैंक का जो अकाउंट स्टेटमेंट का बैलेंस मैच करते हैं ना कैश बुक के साथ, और अगर मैच नहीं करता तो रिकंसिलिएशन बनवाते हैं। रिकंसिलिएशन बनवा के खत्म हो जाता है हमारा प्रोसीजर। एक मिनट को नहीं बोलेगा, इससे आगे क्या चलता, क्या काम करना था। बैंक, हमने केस स्टडी आ गई, आपने बैंक बैलेंस से कंफर्म करवाया, कंफर्मेशन आई, मैं बैलेंस मैच नहीं करता था कैश बुक के साथ, आपने क्लाइंट से कहा इसकी रिकंसिलिएशन बनाओ, पर मैच क्यों नहीं करता? उसने कहा चाहिए ले सर, अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स और सर्विस चार्जेस, इंटरेस्ट और एक 2-4 और आइटम्स हैं। रिकंसिलिएशन हमारे सामने आ गई, हमने कास्ट करके देखा, CAST कास्ट करके देखा, मैच करते थे, क्या प्रोसीजर खत्म? और क्या करना, क्या करना, क्या इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी, क्या करना मजीद? सर वो बैंक से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सारी आइटम्स को हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, रिकंसाइलिंग आइटम को भी तो वेरीफाई करना है। रिकंसाइलिंग आइटम है क्या? एक चेक आ रहा है पिछले 7 महीनों से, हर दफा रिकंसिलिएशन में आ रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे बल्कि रिवर्स करवाएंगे। आपको पता है 6 महीने बाद तो वैसे चेक की पेमेंट नहीं होनी, भाई इसको तो निकाल लो। जो एरर जो मिशन है उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो रिकंसाइलिंग याद रखिए, मे भी आपको वो एग्जाम में कोई रिकंसिलिएशन दे दे, कैश बुक वो BRS की तो दे चुका है और आपसे उसने पूछना है प्रोसीजर, केस स्टडी में आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स की कोई BRS दे दे, सॉरी क्रेडिटर की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दे दे, और आपसे कहे बताओ इसको कैसे आइटम्स को वेरीफाई करो। ये क्वेश्चन भी आपने भी टेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन आपके वॉल्यूम 2 में ये केस स्टडीज मौजूद है, तो जब असाइनमेंट में है तो खास तौर पे इनको चेक कीजिएगा। और अपने आप को वैसे भी अगर आप थोड़ा सा सोचें तो रिकंसिलिएशन में जो आइटम्स आती हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, ये कैश इन ट्रांजिट है या गुड इन ट्रांजिट है, किस वजह से फर्क है, पढ़ेंगे हम, लेकिन नोट कीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया है लेजर बैलेंस वाला कंसेप्ट। रिव्यू सिग्निफिकेंट पेमेंट्स मेड आफ्टर द ईयर टू आइडेंटिफाई इफ एनी लायबिलिटी रिलेट्स टू। अच्छा, ये भी थोड़ा जनरलाइज बात कर रहा है, जनरल, लेकिन प्रोसीजर आपने पिक कर लिया होगा। ये कौन सा है, ये कौन सा प्रोसीजर है?
कंप्लीटनेस वाला, यानी ये रेंट के बाद जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं उनको रिव्यू करो। इसकी बजाय अगर ये ज्यादा बेहतर होता, कहता है उनका सैंपल सेलेक्ट करो। सैंपल सेलेक्ट करने के बाद देखो कि ये रेंट पे वो लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई या कि नहीं हुई। होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, हमारा एक लिस्टेड क्लाइंट था, तो उसमें पार्टनर्स एंड पे रिव्यू करने के लिए आया, तो उसने लायबिलिटीज को देखा। पिछले साल की निस्बत इस साल की लायबिलिटीज बहुत कम थी, तो उन्होंने कहा जी लायबिलिटीज कम है, तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया। क्लाइंट की बहुत सी ब्रांचेस थी, हमने सैंपल बेस पे कुछ बड़ी ब्रांचेस को सेलेक्ट किया, तो पता चला एक बड़ी रीजन ये भी थी कि बहुत सी जगह पे लास्ट मंथ में जो लायबिलिटीज होती है ना, वो रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। ये बिजली के बिल वगैरह दूसरी चीजें, और कुछ ऐसा था कि रिपेयर करवा ली, रिपेयर 31 दिसंबर तक करवा ली, हैवी रिपेयर थी कुछ, लेकिन उसका बिल जो उस बंदे ने भेजा वो जनवरी के सेकेंड वीक में भेजा, उसको जनवरी के सेकेंड वीक में रिकॉर्ड किया, पेमेंट कर दी। हमने जब जनवरी की पेमेंट्स देखी, बड़ी बड़ी पेमेंट्स, हमने कहा ये तो बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं। फिर जब उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देखी, किसी की डेट 26 दिसंबर, किसी की 28 दिसंबर, किसी की 29 दिसंबर, लेकिन रिकॉर्ड कब हुआ? जनवरी में, जब पेमेंट हुई, जब उसने इनवॉइस भेजे। तो इन सब को फिर हमने क्या किया, दिसंबर एंड में हमने लायबिलिटीज के तौर पे बुक किया। नेक्स्ट, रिव्यू द लिस्ट ऑफ फिफ्थ, रिव्यू द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंपेयर विद प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई एनी मेजर सप्लायर व्हिच हैव बीन ओमिटेड और हैव डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, इंक्वायरी रीजन। ये क्या कह रहा है? लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स को पिछले साल के बैलेंस के साथ कंपेयर करें, और अगर इसमें कहीं पे आपको बड़ा डिफरेंस नजर आता है तो फिर इसको इंक्वायर करें और क्लाइंट से इसकी रीजंस पूछे कि रीजंस क्या है। ठीक है, ये एक अहम प्रोसीजर है। ये केस स्टडी चैप्टर 14 में है। चैप्टर 14 में केस स्टडी है, उसमें वो आपको पता है क्या कहता है, ये अभी ना देखे, वॉल्यूम 2 में है, मैं यही देखने लगा था, मुझे याद है वॉल्यूम 2 में। उसमें आपको क्लाइंट के 10-12 पार्ट सप्लायर्स की लिस्ट देता है इस साल की और पिछले साल की, और फिर आपसे रिक्वायरमेंट में कहता है बताओ किस किस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करोगे कंफर्मेशन लेटर सेंड करने के लिए। तो जहां पे डिफरेंस, शाबाश, मेन रूल ये था, जहां पे पिछले साल के निस्बत डिफरेंस ज्यादा है हमने उसको सेलेक्ट करना है, हमने उसको सेलेक्ट करना है। वो बेसिकली उस केस स्टडी के पीछे मेन कंसेप्ट जो काम कर रहा था ना, वो ये था कि लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया लो, पिछले साल के साथ कंपेयर करो, जहां पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है उसको इंक्वायर करो। जाहिर है सिर्फ यहां पे तो सिर्फ इंक्वायर करने को कह रहा है ना, इन्वेस्टिगेट करो। अब उसमें क्या फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने ये बाद में सिखाएगा, सिर्फ इंक्वायर करके तो हम नहीं छोड़ देते जी। नहीं, काउंट स्टेटमेंट सप्लायर्स ऑडिटर को नहीं भेजेंगे, वो एक दूसरे को भेजेंगे। क्लाइंट और यानी कस्टमर और सप्लायर एक दूसरे को भेजते हैं, ताकि एक दूसरे से जो लेना देना है वो साथ में एडजस्ट करके रिकंसाइल हो जाए, कल कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बैंक भी यही प्रैक्टिस करते हैं मंथली बेसिस के ऊपर जी। मजीद कोई क्वेश्चन? चलिए जी जी। अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है? अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक जब हमें, फर्ज कीजिए हम क्लाइंट है, हमें किसी ने चेक दे दिया, तो हम उसमें हमने उसको जमा करवा दिया, उसको क्लियर होने में टाइम लगता है। आपको शायद बैंकिंग प्रैक्टिस में अगर प्रैक्टिकल थोड़ा सा नॉलेज होगा, आपको अंदाजा होगा कि अगर हमारे पास किसी बैंक का चेक हो ना, मेरा अकाउंट है मिजान बैंक में, मेरे पास फैसल बैंक का चेक है, मैं जब मिजान बैंक में जमा करवाऊंगा ना तो वो 2 से 3 दिन लेते हैं उसको क्लियर करने में। ठीक है मेरे भाई, ये पता है आपको, प्रैक्टिस में ऐसे होता है, 2 दिन, उसे क्लियरिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्लियरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो अगर वो चेक हमने इशू किया है दूसरे लोगों को, हमने तो उसी के वक्त अपने बैंक को क्रेडिट कर दिया होगा, लेकिन वो हमारे बैंक में पेमेंट के लिए भी पहुंचा नहीं होगा 2-3 दिन के गैप की वजह से। ऐसे चेक जो हमने पेमेंट करने के लिए लोगों को दे दिए होते हैं लेकिन वो बैंक में क्लियर अभी नहीं हुए, उन्हें कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। और इसी तरह अपोजिट कंसेप्ट, ऐसे चेक जो दूसरे लोगों ने हमें दिए है, हमने तो बैंक में जमा करवा के एंट्री कर ली लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में अभी नहीं है, उन्हें कहते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स है इशूड बट नॉट डेबिटेड इन बैंक, और अनक्रेडिटेड है रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। ठीक है जी, ये है, यानी ऐसे चेक्स जो भी इन प्रोसेस हैं, क्लियरिंग के प्रोसेस में पेंडिंग है। नो प्रॉब्लम जी जी। और कोई क्वेश्चन? नहीं, रिकॉर्ड पेंडिंग जीआरएन के बारे में स्टेटमेंट मेरी सुन लीजिए। पेंडिंग जीआरएन क्लाइंट रिकॉर्ड नहीं करता लेकिन उसे करना चाहिए, और फिर हम ऑडिटर आके रिकॉर्ड करवाते हैं।
ठीक है, पेंडिंग जीआरएन को रिकॉर्ड होना क्लाइंट नहीं करता, लेकिन वो गलत करता है। पेंडिंग जीआरएन रिकॉर्ड होनी चाहिए, असल कंसेप्ट ये है, पेंडिंग जीआरएन रिकॉर्ड होनी चाहिए, आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए उसकी कि आपने परचेजेस कर ली। अच्छा नेक्स्ट, अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिस की तरफ, पास्ट पेपर्स के पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। लिस्ट एनी 5 सब्सटेंटिव प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अक्रूड एक्सपेंस। ये अक्रूवल और प्री पेमेंट में हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया। इसमें क्या सिर्फ हम कौन कौन से प्रोसीजर लिखेंगे इसमें? अक्रूड एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस वाले या सैलरीज वाले भी? मेरा ये ख्याल है इसमें सैलरीज वाले भी लिखेंगे, क्योंकि उसने स्पेसिफाई नहीं किया बाकी एक्सक्लूडिंग सैलरीज। अच्छा अदर एक्सपेंस नंबर, अच्छा ठीक है, मार्क्स की बेस पे अगर आप कहते हैं सिर्फ अदर लिखेंगे वो फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो आपने एक पॉइंट को कितने नंबर दिए, कैसे पता चला? अच्छा सॉरी सर, ठीक है, मैं मेरी नजर में पढ़ नहीं लगा। 5 बिल्कुल 5 लिखा है, 5 है, लेकिन अगर 5 ना लिखा होता तो आपने टू बी ऑन सेफ साइड 2-3 प्रोसीजर ज्यादा ही लिखने होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट 10, लिस्ट अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर दैट मे बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर टू वेरीफाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा क्या पूरा बैंक का एरिया के प्रोसीजर लिख देंगे? सिर्फ बीआरएस के। और बीआरएस में 4 बड़े सेक्शन होते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फिर उसके बाद अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड बैलेंस। तो आपने याद रखे बैंक, सिर्फ एक टिप आपको बता रहा हूं, आप अगर दी होगी नहीं दी हुई तो आप अपने जहन में बीआरएस ले आए, और उसमें जो जो आइटम्स अपीयर होती हैं हर आइटम का एक एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताते जाना है। हर आइटम का एक एक जो भी बीआरएस में आ सकती है उसका, अगर तो उसने खुद से बीआरएस का फॉर्मेट दिया है तो उसकी दी हुई एक एक फिगर का एक एक प्रोसीजर लिखते जाए, अनप्रेजेंटेड का, अनक्रेडिटेड का, बैलेंस का। इसके अलावा वो कुछ ना कुछ दरमियान में एरर, ओमिशन वगैरह का जिक्र भी करता है। हर एक का एक एक प्रोसीजर लिखते जाएं, काफी है। लेकिन अगर उसने खुद से बीआरएस का फॉर्मेट नहीं दिया तो आपने सोचना है कि बीआरएस में क्या क्या लाइन आइटम्स होती हैं, और हर का एक एक प्रोसीजर लिख दें। क्लियर? इसमें उसने बताया कितने प्रोसीजर चाहिए? नहीं तो 6 है, कम से कम 6 तो जरूरी है। अगर टाइम हो 2-3 प्रोसीजर ज्यादा लिख दे तो क्या ही बात है। हाँ बुक में सिर्फ जनरल लिखा हुआ है, जो रिकंसाइलिंग आइटम्स हैं उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर मार्क्स स्पेसिफिकली वो पूछ ले ज्यादा मार्क्स के साथ तो आपको मेंशन करना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं। जैसे बुक में उसने ये लिखा तो हुआ कि वो अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस करे। हाँ ये ठीक है। बाकी वो केस स्टडी के अंदर अगर स्पेसिफाई करता है किसी भी इशू को, एरर ओमिशन को, तो आपने उसको उसके स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के साथ मेंशन करना है। नेक्स्ट, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो बीआरएस में कौन कौन सा एरर या ओमिशन इंक्लूड कर सकता है। ज्यादातर ये होते हैं बैंक चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट है, ज्यादातर ये होते हैं एरर, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। एक केस स्टडी में उसने कह दिया कि एसेट खरीदा था 25 मिलियन का, उसमें से कैपिटलाइज कर दिया 2.5 लाख का, 25 लाख का खरीदा था, 1 0 कम कर दिया, और जो डिफरेंस था वो पहले सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया, फिर उसके बाद बीआरएस में रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आ रहा है। अब ये स्पेसिफिक केस है, नॉर्मली बीआरएस में इस तरह की चीज नहीं आती। अगर आप इसमें इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे? हाँ फिक्स है, उसकी इनवाइस मंगवा लेंगे, पेमेंट देख लेंगे कितने की हुई है, इनवाइस कितने की आई है, फिर ओरिजिनल रिकॉर्डिंग कितने की हुई थी, डिफरेंस ये है, इसकी फिर रेक्टिफाइंग एंट्री प्रपोज कर देंगे। तो बीआरएस में नॉर्मली तो यही प्रोसीजर यूज होंगे जो आपको बुक में लिखे हुए, लेकिन अगर किसी केस स्टडी में कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन बता देता है तो आपने उस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए प्रेडिक्ट करना कि वो किस तरह की ट्रांजैक्शन इंक्लूड कर सकता है, कुछ भी मिला सकता है, लेकिन मेन रूल क्या है, आपने उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरीफाई करना है, चेक करना है सपोर्टिंग। चलिए अब ये आ गया, ये बल्कि आ गया बीआरएस वाला क्वेश्चन। इसमें आप देखिए नोट्स रिक्वायर्ड, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द अबव बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस बीआरएस में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे? फिर कह रहा है ब्रीफली डिस्कस वेदर द क्लाइंट्स ईयर एंड बैंक रिकंसिलिएशन प्रोवाइड्स एविडेंस अबाउट रिसीट एंड पेमेंट्स कट। अच्छा ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। क्या बीआरएस एक कट ऑफ की असर्शन, रिसीट एंड पेमेंट की असर्शन वेरीफाई होती है? बिल्कुल, क्योंकि बीआरएस से इंश्योर हो जाता है कि रेलिवेंट पीरियड की ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड हो रही हो, जो नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन है वो रिकंसाइलिंग आइटम्स के तौर पे आ रही हो। ठीक है, अगर कोई है तो कट ऑफ तो इसे बिल्कुल वेरीफाई होता है। बीआरएस बनाने से रिसीट्स एंड पेमेंट्स का कट ऑफ वेरीफाई
होता है, क्योंकि अगर कोई एरर या ओमिशन हो तो वो रिकंसाइलिंग आइटम के तौर पे आ जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इससे रिलेटेड प्रोसीजर्स। पहला कह रहा है यू हैव रिसीव्ड कॉपी ऑफ द ईयर एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम योर ऑडिट क्लाइंट हैरिसन लिमिटेड, डिटेल ऑफ विच आर रिप्रोड्यूसिबल। अच्छा, जैसे इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से तो हम उसको भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आपसे साथ ही इसका भी बारे में पूछना चाहता हूं। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर, ये किससे वेरीफाई करेंगे? बैंक स्टेटमेंट से और बैंक कंफर्मेशन लेटर से। शाबाश। एड, अच्छा सबसे पहले सबसे आसान तो भूल ही गया मैं, इसको कॉस्ट करके देखेंगे। शाबाश। किसी ने कॉस्ट करके देखा है, सही है क्या गलत? कॉस्ट करके देखा है? चलिए कॉस्ट करके देख लें, या चले बाद में देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। लेकिन एग्जाम में अगर आया तो आपने एक दफा बीआरएस को कॉस्ट करके जरूर देखना है, क्योंकि कई दफा इसमें कॉस्टिंग एरर भी होता है। पहला इंटरेस्ट को वेरीफाई करने के हवाले से पहला उसमें पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंटिंग टू ₹750,000 वाज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। However, review of the accounts officer indicated error and HL recorded the correct amount of ₹510,000 in the bank ledger। यानी बैंक ने गलती से, वो कह रहा है कि बैंक ने ज्यादा कर दिया रिकॉर्ड और हमारा असल क्या था 5,10,000, तो जो दोनों का डिफरेंस था वो उसने रिकंसिलिएशन में डाल दिया। अब आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इसमें? हाँ, लोन एग्रीमेंट। अब हमारा असल मकसद ये है देखना कि सही इंटरेस्ट रेट क्या है। अब बैंक नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली बैंक गलती नहीं करता। अगर बैंक गलती कर ले तो इसका मतलब वो तो हर एक क्लाइंट को ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हो, तो महीने के अंदर बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंक का फाइनेंशियल सिस्टम याद रखे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है, इसमें गलती नॉर्मली नहीं होती। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स होते हैं प्रैक्टिस में वो बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें कंफर्म करना है कि वाकई 510 ठीक था कि नहीं। कैसे कंफर्म होगा? लोन एग्रीमेंट दें, उसमें से इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट करके। ये दो प्रोसीजर आपके हो गए, इंटरेस्ट वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगर ये दोनों इसके बाद 5-10 ठीक अमाउंट निकलती है यही, तो फिर ये ठीक है, इसको ये बैंक एरर है, बैंक खुद ठीक करेगा। हमने अपनी कैश बुक में ठीक तो नहीं करना, हमने तो कर लिया है। बाकी की एडजस्टमेंट तो 240 किया, ये बैंक ने करनी है, हमने नहीं करनी। चलिए दो प्रोसीजर इसके हो गए, एक दो प्रोसीजर। एक प्रोसीजर भी अगर लिख देना आप काफी होता है, लेकिन अगर जैसे में दो प्रोसीजर और दो लिख दें तो इसमें हमने दो प्रोसीजर क्या लिखा? पहला क्या लिखा? लोन एग्रीमेंट को इंस्पेक्ट किया और दूसरा इंटरेस्ट को रिकैलकुलेट किया। शाबाश। सेकंड, चार्जेस रिवर्स बाय बैंक ऑन 10 जनवरी 2022, नोट 2। अब नोट 2 क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स लेटर ऑफ क्रेडिट चार्जेस व्हिच वर चार्ज्ड ट्वाइस बाय द बैंक फॉर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इन दिसंबर 2021। ठीक है, चार्जेस थे, बैंक ने 2 दफा डिडक्ट कर लिए, दिसंबर में 2 दफा डिडक्ट कर लिए और जनवरी में इसको रिवर्स कर दिया। अब इसमें आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? बैंक सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे क्या ये रिवर्सल आगे के नहीं आगे। ठीक है, और दूसरा कंफर्मेशन, एक भी बहरहाल काफी है। नेक्स्ट थर्ड, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर टू अवेल 5% डिस्काउंट। कस्टमर ने कैश डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिया। बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। हमने इंश्योर करना है ये बीआरएस में आइटम ना आए, बल्कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो। लेकिन पहले एक और काम भी करना है, एक तो ये इंश्योर करना है कैश बुक में रिकॉर्ड हो, उससे पहले एक और काम करना है, कंफर्म कर लेना है बैंक स्टेटमेंट अपीयर हो रही है कि नहीं। अच्छा सोच के बताइए जरा, ये जो 2,20,000 है ये किस महीने की बैंक स्टेटमेंट में चेक करना है हमने अपीयर होना चाहिए? दिसंबर के नेक्स्ट जनवरी? सोचे बताएं, है क्या? कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं, हमें इतला नहीं मिली, हमने कैश बुक में एंट्री नहीं डाली, बैंक स्टेटमेंट आई, पता चला बैंक का बैलेंस तो बहुत ज्यादा है, फर्क से पता चला कि डायरेक्ट डिपॉजिट है बाय कस्टमर, ये दिसंबर में ही होगा। शाबाश। ठीक है, इसलिए तो रिकंसिलिएशन आइटम के तौर पे है कि दिसंबर में बैंक स्टेटमेंट में एंट्री हो चुकी है, कैश बुक में नहीं हुई। तो उसमें स्टेप 1 आप चेक करेंगे, ट्रेस करेंगे आइटम दिसंबर की बैंक स्टेटमेंट अपीयर हो रही है कि नहीं, और फिर उसके बाद प्रपोज करवाएंगे कि इसको ठीक करे, वो एंट्री रिकॉर्ड कर बीआरएस की में आइटम आने के बजाय ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाए। नेक्स्ट चेक इश्यू टू कस्टमर नॉट येट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंट। क्या करेंगे? इसमें क्लाइंट से सारे चेक्स की लिस्ट लेते हैं, ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल चेक्स जिनका टोटल ये 8 लाख बनना चाहिए। और स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट पेमेंट क्या है?
कैसे देखेंगे क्लियरेंस? किस मंथ की बैंक स्टेटमेंट में ये आइटम्स आनी चाहिए? चेक इश्यू टू कस्टमर नॉट येट प्रेजेंटेड, दिसंबर में क्या जनवरी में? जनवरी में, शाबाश। फिफ्थ, चेक साइन बट नॉट येट हैंडेड ओवर टू सप्लायर्स, चेक साइन कर दिए हैं लेकिन अभी सप्लायर्स को हैंड ओवर नहीं, ये आने नहीं चाहिए इसमें एंट्री नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए। कैश बुक में कब एंट्री आती है? जब उनको पे कर देते हैं, चेक देते। चले मेरी काउंटिंग थोड़ी वीक है, इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, जैसे सही कह रहे हैं ये, मुझे बहुत नहीं पता। अच्छा चलिए ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि क्या ये हैंडेड ओवर टू सप्लायर, चेक साइन कर दिए हैं, अभी सप्लायर को दिया नहीं, अपने पास है, क्या कैश बुक में एंट्री हो जाती है? नहीं होती, पक्का? चलिए फिर इसको रिवर्स करवा दो, नहीं होती, क्योंकि बीआरएस में आ रहा है तो इसका मतलब है रिकॉर्डिंग हो चुकी है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो कैश बुक का बैलेंस कुछ और बैंक स्टेटमेंट कुछ और है ना, इसको रिवर्स कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि कैश आ चुका है बैंक स्टेटमेंट में, बैंक स्टेटमेंट में आ चुका है, पैसे आ चुके हैं बैंक स्टेटमेंट में, हमें कैश बुक को जाहिर अब एंट्री करनी है। ये वो पैसे हैं कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, जो बैंक दिसंबर के महीने में बैंक में आ चुके हैं, कैश बुक में आने चाहिए थे। भाई एक एंट्री दोनों जगह होती है ना, कैश। 5 मिनट गए अब जी, भाई बताएं। एक एंट्री जो होती है वो कैश बुक में, अगर कैश बैंक में हमने जमा करवाया है, कैश बुक में बैंक डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री भी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में भी आनी चाहिए, तभी हम कहेंगे ना ठीक हुआ है। अब कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे दिसंबर के महीने में बैंक में पैसे जमा करवा दिए, क्या ये कैश बुक में भी रिकॉर्ड होने चाहिए? कैश बुक से मुराद क्या ले रहे हैं आप? हाँ कैश बुक ऐसी होता है ना जिसमें कैश की ट्रांजैक्शन भी होती है और बैंक की ट्रांजैक्शन अलग अलग पड़ा हुआ है, वो 2 कॉलम कैश बुक नहीं कंसर्ट, तो वही तो है कैश बुक, इसी को तो कहते हैं, कैश बुक इसी को तो कहते हैं। आप इसको बैंक बुक कह लें, इसको शायद बैंक बुक भी कहते हैं, बैंक बुक कह लें इसको। जी जी सर, जो क्रेडिट चार्जेस से डिडक्ट किए हम इस चीज को देख रहे हैं, हमने ये तो नहीं कि इंपोर्ट दो। हाँ जी बिल्कुल, जो इंपोर्ट चार्जेस हैं उनकी अमाउंट क्या है ये बिल्कुल हम उसको चेक करेंगे, इस बात को भी चेक, जहां पे हमने ये देखना है कि ना एक ट्रांजैक्शन 2 दफा रिकॉर्ड ना हुई हो, एक दफा रिवर्स करनी है, वहां पे उसकी अमाउंट को भी चेक कर लेंगे कि वो जो एलसी चार्जेस रिवर्स हुए हैं वो किस अमाउंट से रिवर्स होने चाहिए। इंटरेस्ट की अमाउंट कंफर्म की है ना हमने एग्रीमेंट से, तो ये जो चार्जेस हैं इंपोर्ट चार्जेस, इसकी अमाउंट भी इंपोर्ट एग्रीमेंट से कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6 है जी, वॉल्यूम 2 का। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहे फॉर ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट मैटर स्टेट द ऑडिट प्रोसीजर व्हिच मे बी परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम और डिस्कस द इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। पहले प्रोसीजर पूछ रहा है, फिर इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन 6, you are the audit manager in a firm of chartered accountants. Following independent matters are under your consideration. पहला, in the draft financial statements of Allen Private Limited APL for the year ended June 30, 2021, capital work in progress of rupees 100 million related to construction of a new production facility is included in property, plant and equipment. इस साल ही हुआ है ये सारा एक्सपेंस, तो इसका मतलब है कौन से वाला एरिया इन्वॉल्व हो रहा है? सेल्फ कंस्ट्रक्शन। शाबाश, तो अंडरलाइन कर लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी, इसको अंडरलाइन कर लें। ये हमें बता रहा है कि कौन सा एरिया है जिससे रिलेटेड प्रोसीजर है, लेकिन आगे देखें कहानी को शायद किसी और डायरेक्शन की तरफ ले जाओ, लेकिन ये प्रोसीजर तो आगे कहानी जिधर मर्जी लेके जाए, ये प्रोसीजर तो आने ही आने हैं कि कंस्ट्रक्शन किया। योर टीम हैव ऑब्जर्व्ड दैट द लास्ट कॉस्ट इनकर्ड ऑन द सेड फैसिलिटी वाज ऑन 30 अप्रैल 2021, however it was put to use from 1 अगस्त 2021 and therefore no depreciation has been charged at year end। एक दूसरा प्रॉब्लम भी, यूज ईयर एंड के बाद हुआ है तो क्या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए? अवेलेबल फॉर यूज हो तब के जब एक्चुअली यूज हो तब, तो अवेलेबल फॉर यूज कब था? जब लास्ट कॉस्ट इनकर हो गई तब, या कि जब एक्चुअली यूज हुआ तब। देखिए दो चीजें, लास्ट कॉस्ट हुई 30 अप्रैल को, इसका मतलब है हमारा एसेट 30 अप्रैल को तैयार हो गया था, इंडिकेशन दे रहा है इस बात की।
क्लियरली नहीं कह रहा कि वो रेडी फॉर यूज था, क्लियर मैसेज आपको पता है देता भी नहीं होता, ठीक है। पार्टनर सन वाज मैनेजर, क्लियर इंडिकेशन तो नहीं उसने दी कि मेजर है, लेकिन उसका ये बताने का मकसद यही था कि अगर वो मैनेजर है तो उसका मतलब मेजर है। उसी तरह यहाँ पे क्लियरली उसने नहीं बताया कि एसेट्स कंप्लीट एंड अवेलेबल फॉर यूज कब हुआ, एक्चुअल यूज की डेट बता दी, अवेलेबल फॉर यूज की नहीं बताई, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है, पता नहीं शायद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट कास्ट 30 अप्रैल को लगी। इसका मतलब क्या है, एसेट कंप्लीट हो गया 30 अप्रैल को, तो इसकी डेप्रिसिएशन का प्रॉब्लम है। इसका मतलब है अब इसमें हमने दो एरियाज की तरफ जाना है, एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भाई ठीक है, इसमें एस्टिमेट्स की बात भी करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू लाइफ की बात भी करेंगे, मेथड वगैरह की बात भी करेंगे कंसिस्टेंट हो, ठीक है। शुड स्टार्ट फ्रॉम डेट व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज की बात भी करेंगे, 3-4 प्रोसीजर, ज्यादातर प्रोसीजर हम कर रहे होंगे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ठीक है। अच्छा बात है इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट में हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आ सकता है कि सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट का भी इंपैक्ट आ सकता है, दोनों आ सकते हैं, दोनों ठीक, वो तो वेरिफिकेशन के बाद पता चलेगा ना। डेप्रिसिएशन तो कंफर्म मिसस्टेटेड है, लेकिन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड भी तो मिसस्टेटेड हो सकते हैं, तो इसमें अलग अलग डिस्कस करूं दोनों को, इकट्ठा कर दूं, अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स ठीक रिकॉर्ड हुए कोई मसला नहीं, और आगे अनमोडिफाइड ओपिनियन, और आगे की ऑडिट मैटर आएगा कि नहीं आएगा, की ऑडिट मैटर इंक्लूड होना चाहिए कि नहीं, मेरे ख्याल में होना चाहिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अच्छा देखें की ऑडिट मैटर की लिस्ट में कंस्ट्रक्टेड वाला पॉइंट है पॉइंट, फिर तो कंफर्म आएगा। नहीं स्पेसिफिकली उसने लिखा हुआ है खास तौर पे कि आप जजमेंट की बेस पे कह रहे हैं, जजमेंट अप्लाई, जजमेंट के लिहाज से मेरा भी यही ख्याल है कि ऑडिट मैटर आना चाहिए। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है ये जी, की ऑडिट मैटर में है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड। अच्छा और अगर कैपिटलाइजेशन ठीक नहीं है भाई की ऑडिट मैटर आएगा। अच्छा और अगर ये तो उस वक्त हो गया जब आएगा जब कैपिटलाइजेशन ठीक हुई हो, अगर कैपिटलाइजेशन ठीक नहीं हुई तो मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, उसने चूंकि अमाउंट्स नहीं दी इसलिए हम एज्यूम कर लेंगे ये यहां से दी अमाउंट, हाँ 100, तो जितना, लेकिन उसमें कैपिटलाइजेशन एरर होगा, हम अजम्पशन की बेस पे बात कर रहे हैं ना। अगर आइडेंटिफाई हुआ क्लियरली, तो उसने नहीं बताया कि इतने की मिस स्टेटमेंट हो चुकी है, क्लियरली बताया होता हम भी क्लियर मटेरियलिटी लेवल से कंपेयर करते हैं, हाँ जी। तो जितना आइडेंटिफाई होगा, अगर मटेरियल है क्वालिफाइड, परवेसिव है तो एडवर्स। हाँ जी ये नॉन करंट एसेट में आ रहा है, इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मतलब ये है, ठीक है, कि कंप्लीट हो गए नॉन करंट एसेट में, पहले सीडब्ल्यूएपी में होता है। अच्छा दूसरा, अगर डेप्रिसिएशन गलत है, डेप्रिसिएशन बल्कि गलत है, कितने अमाउंट से, इसकी हेडिंग लैदा दे देंगे। अब इसमें हम मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, मटेरियलिटी लेवल 150 की बेस पे कैलकुलेट करें, 7.5 मिलियन है, डेप्रिसिएशन कितनी आती है 1.67, तो ये इमटेरियल हो गया, तो ये डेप्रिसिएशन की वजह से फिर अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा। अच्छा यहाँ पे नोट कीजिए, हम दोनों मिस स्टेटमेंट्स को अलग डिस्कस कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन को अलग और इसको अलग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले शायद एक और भी क्वेश्चन था जिसमें इसी तरह था, एक पार्ट के अंदर दो मिस स्टेटमेंट थी, एक ही अमाउंट दी थी एक ही नहीं थी, हमने उनको अलग डिस्कस किया था। इससे पहले कोई क्वेश्चन था, कौन सा था, किसी स्टूडेंट को याद है कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 1, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट ने बोला है कि इसमें डेप्रिसिएशन, हाँ इंपेयरमेंट भी थी और इन्वेंट्री वाला मसला भी था, शाबाश शाबाश। तो हमने इस सिचुएशन में क्या करना है, दोनों को अलग, वैसे नॉर्मली वो A1 2 3 इस तरह करता है, लेकिन अगर एक सिचुएशन के अंदर भी उसने दो इश्यूज जैसे मैंने आपको बताया था वो कर रहा होता है, एक तीसरे दोषी का, तो हमने दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। क्या ये अप्रोच मैंने आपको सिखाई है? एक सेकंड, ये सबसे पहले मैं आपको शायद सिखाई थी, ये खासतौर पे लीगल रिक्वायरमेंट्स में हमने प्रैक्टिस की थी इसकी, स्पाउस इज शेयर होल्डर एंड एग्जीक्यूटिव। तो आप उधर भी इतराज करते होते थे, सर जब इधर डिस्क्वालीफाइड होगी तो दूसरा इशू डिस्कस करने की क्या जरूरत है, उधर चाहे क्वालिफाइड भी हो है तो डिस्क्वालीफाइड। लेकिन मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है। उसी तरह यहाँ पे आप सर सेल्फ कंस्ट्रक्शन में तो क्वालिफाइड अगर हो भी गया, इधर तो अनमोडिफाइड है, उधर अगर क्वालिफाइड है तो ओपिनियन तो क्वालिफाइड ही आएगा। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड में आप कह रहे हैं कि अगर मिस स्टेटमेंट हुई मटेरियल तो इफ क्वालिफाइड, तो नीचे साथ ही कह रहे हैं अनमोडिफाइड, तो वो क्यों कह रहे हैं, अलग अलग है क्वेश्चन करने का तरीका का, ठीक है। अच्छा मुझे सोल्यूशन का नहीं पता वो किसके मुताबिक हुआ है, मैं सोल्यूशन जब क्लास में डिस्कशन करा रहा हूँ तो सोल्यूशन भूल चुका होता हूँ, लेकिन क्लियर कर लिया करिए अगर आपको कोई फर्क नजर आए तो। होगा इसी तरीके से, शायद मैंने किया नहीं होगा, यहाँ हेडिंग देके लहदा नहीं किया होगा मेरा ख्याल है।
है हेडिंग देके फिर सही, बिल्कुल सही काम किया है, शाबाश, ये शाबाश मुझे, ये मुझे शाबाश। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट कैफे। आज आपका टर्म टेस्ट कौन सा है? हार्डू का। अच्छा, कैफे एलेक्सर प्राइवेट लिमिटेड CL ऑपरेट्स a chain of cafes in Pakistan. Before the year end, a large number of customers complained about food poisoning. अच्छा, ये शायद आपने नहीं किया हुआ, लेकिन आपकी जजमेंट में चेक करना चाह रहा हूँ। Food, large number of customers complained about food poisoning, possibly as a result of eating at the cafe. Some of the customers have taken legal action against CL. An out-of-court settlement with these customers is under process. No information has been provided in this regard in the draft financial statement. अच्छा, पहले इसमें मुझे नंबर ऑफ इश्यूज बताइए कितने हैं जिनको आपने डिस्कस कर। सबसे पहले प्रोविजन फॉर लीगल केस, उसमें आप लॉयर के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट देखेंगे सब्सिक्वेंटली हुई या कि नहीं हुई। ये हो गया लीगल केस, पहला इशू हो गया लीगल केस। एग्री करते हैं? कोई दूसरा इशू है? दूसरा इशू है इन्वेंट्री, कि फूड पॉइजनिंग तभी होती है जब कोई ऐसी इन्वेंट्री इस्तेमाल कर लें जो एक्सपायर्ड होगी। नॉर्मली ये रीजन होती है ना, ठीक है। अगर मसाला वगैरह तेज हो वो तो फौरी पता चल जाएगा, वो तो कस्टमर कहेगा ले जाओ भाई इसको वापस, ठीक है। इसका मतलब कोई मटेरियल सही क्वालिटी का नहीं था। तो दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई इसमें? इन्वेंट्री। पहली थी लीगल केस, दूसरी इन्वेंट्री, तीसरी प्रॉब्लम भी है कोई गोइंग कंसर्न। याद रखे, पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम कोई इतनी खास नहीं होती, बाहर के मुल्क में उनके कुत्ते को भी जख्मी कर देना, वो सारे के सारे ऑपरेशन आपके डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लीगल एनवायरनमेंट फॉरेन कंट्रीज में बहुत स्ट्रिक्ट है, और पाकिस्तान में भी बाज़ औक़ात अखबारों में अगर खबर आ जाए तो कुछ अरसे के लिए ही सही, कम अज कम ऑपरेशंस को खत्म करते हैं, दुकानें बंद करा देते हैं ताकि आवाम का गुस्सा ठंडा हो जाए, बाद में देखा जाएगा। तो बताइए, क्या अखबारों में खबर आ गई कि ये खाना खा के तबीयत खराब हो गई, क्या ये गोइंग कंसर्न की इंडिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकते हैं। गोइंग कंसर्न की कंडीशन में कहीं पे हमने पढ़ा था, ये कंडीशन लीगल एक्शन पढ़ा था। तो गवर्नमेंट चूंकि अगर किसी भी कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से लोगों को नुकसान पहुंच रहा हो, गवर्नमेंट डेफिनेटली लीगल एक्शन लेती है। लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल। ये गोइंग कंसर्न इश्यूज का मतलब यही था। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है जी। चलिए, नहीं, इस हफ्ते जैसे आप कहेंगे मैं वैसे, लेकिन फिर इसके बाद मेरी चलनी है, ठीक है। चलिए, छुट्टी नहीं कोई मिल सकती आपको, माजरत, छुट्टी नहीं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने खुद से डिसाइड कर लिया कि थोड़ा आंच धीमी कर देनी है। आपने कहा थोड़ी सी जल्दी छुट्टी दे दे कुछ मिनट, मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।